स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। ये 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। इसके पहले हम लोगों ने पीछे के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विंड एनर्जी से स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन में हम प्रयास करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर सारे सिलेबस को कवर कर दिया जाए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी कमेंट हो उसको कमेंट कर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विंड एनर्जी क्या है? तो विंड एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो हवा बहती है, विंड मतलब क्या है? हमारे पास दो टर्म है, एयर और विंड। तो एयर और विंड क्या है? ये सेंस आ रहा है कि हाँ हवा हवा जैसा कुछ है, लेकिन एयर क्या होता है? एयर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी गैसें मिली होती हैं। लेकिन जो विंड है वो एयर के मूवमेंट से इन्वॉल्व है। मतलब विंड उस एयर को बोलेंगे जिसमें क्या है? मूवमेंट है, जो एक वेग के साथ, एक स्पीड के साथ बह रहा है। किसी निश्चित स्पीड के साथ बहते हुए एयर को ही हम लोग विंड बोलते हैं। तो विंड एनर्जी का मतलब कि जो हवा बह रही है या जो विंड है हमारे पास, उसके पास जो भी गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी है, उसी ऊर्जा को हम लोग विंड एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसका क्या होगा आंसर। अगर क्वेश्चन आता है कि विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो देखिए, वायु के गतिज ऊर्जा को हम टरबाइन या चक्की की सहायता से विद्युत एवं यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है। भारत में लगभग 45,000 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता है। मतलब हमारे भारत में विंड एनर्जी से लगभग 45,000 मेगावाट एनर्जी का जनरेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम सिर्फ जर्मनी, स्पेन व अमेरिका से ही पीछे हैं। मतलब जर्मनी, स्पेन, अमेरिका के बाद चौथा स्थान हमारे भारत देश का ही है विंड एनर्जी प्रोडक्शन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको लिखना है। ये एक ऐसा कंटेंट है कि एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है, क्या डायग्राम बनाना है, वो चीज़ें इसमें फोकस की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हमारे देश में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक तमिलनाडु है। मतलब हमारे देश में जो एनर्जी है वो कहाँ है? वो तमिलनाडु राज्य में जो है ज़्यादा उत्पन्न की जाती है। समझ में आ रहा है? यह राज्य कुल पवन ऊर्जा उत्पादन का 60% है। हमारे इंडिया में जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका 60% कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है कहीं MCQ क्वेश्चन आए तो उसमें आपसे पूछ दे कि भारत में उत्पादित किए जाने वाले विंड एनर्जी का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ उत्पादित होता है, तो आप बताओगे तमिलनाडु राज्य में उत्पादित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राज्य कुल पवन ऊर्जा उत्पादन का 60% है, हो चुका है। पवन चक्की द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए वायु का वेग कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। मतलब जो पवन चक्कियाँ लगती हैं उसमें जो कन्वर्जन होगा, जैसे पवन चक्की देखिए उसमें ब्लेड लगा रहता है, तो ब्लेड पे कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली हवा टकरानी चाहिए, तभी जाके वो उस पवन चक्की को चला पाएगी। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, पवन शक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी, कि विंड एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका सिद्धांत क्या है। तो पहले नंबर पे देखते हैं पवन ऊर्जा का रूपांतरण यानी कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मैं पहले समझा देता हूँ आपको इस डायग्राम से। देखिए डायग्राम जो दिख रहा है ना, तो इस डायग्राम में आप समझने का प्रयास करिए कि ये ब्लेड है। ठीक है, ये ब्लेड है जिसे वेन बोल रहे हैं, फलक बोल रहे हैं, वेन या फलक। तो जो वेन या फलक है ये यही है, वेन या फलक। ये दो दिख रहा है ना, ये वेन या फलक है। धूरा बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट है ये धूरा है, इसको धूरा बोलते हैं, मतलब केंद्र, शैफ्ट। तो जब इस पर हवा टकराएगी, जब इस पर हवा ऐसे आके टकराएगी तो ये जो होगा ये ऐसे मूव करेगा। ठीक, तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया, हम लोगों ने देख लिया बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि रूपांतरण का क्या प्रिंसिपल है। तो देखिए, तो ए नंबर पे हमने देखा कि पवन ऊर्जा का रूपांतरण तो ये है, पवन के प्रवाह पथ में पवन चक्की की फलकें यानी ब्लेड्स, पंखे या प्रोपेलर बाधक के रूप में आते हैं। मतलब जो हवा बहती है तो सबसे पहले वो ब्लेड पे ही तो टकराती है ना। नेक्स्ट है, पवन की गतिज ऊर्जा आंशिक रूप से घूर्णी ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब पवन ऊर्जा जो टकरा रही है ब्लेड पे, वो ब्लेड का काम क्या है? उसको घूर्णन में कन्वर्ट करना, रोटेशन में।
फलकों की घूर्णी ऊर्जा पवन ऊर्जा के शाफ्ट को ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब बीच में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये शाफ्ट है, बीच में जो है ऐसे जुड़ा रहता है ऐसे। तो जब ये ब्लेड ऐसे मूव करेगा तो इसके साथ ये जो शाफ्ट लगा हुआ है ये भी तो ऐसे मूव करेगा ना। तो वही है कि जो घूर्णी ऊर्जा है ब्लेड्स में वो शाफ्ट को ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रवाह की कुल शक्ति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। ये जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये बताया गया है कि जो विंड एनर्जी है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार मैं रीड इसको कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुल गतिज ऊर्जा हाफ mv² है। तो यही गतिज ऊर्जा हमको निकालना है कि हाफ mv² क्या होगा। और हाफ mv² पता है ना, यही काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है, जहाँ पे m द्रव्यमान है और v वेलोसिटी या वायु का वेग है। अब हम सबसे पहले हम ध्यान देते हैं द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन आ जाएगा। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है, और द्रव्यमान बराबर यहाँ से निकालेंगे तो घनत्व गुणे आयतन होगा। और ये कैसा है मैं ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होता है। जो ये वृत्ताकार पथ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे वृत्ताकार क्षेत्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पे देखिए, ये जिस सर्कल में मूव कर रहा है वृत्ताकार पथ ही तो है ना, ऐसे वृत्ताकार। तो इसी वृत्ताकार पथ की बात कर रहे हैं। और यार ध्यान दीजिएगा कि इसका जो व्यास है वो d है। मतलब ये जो व्यास है इसी को तो व्यास बोलते हैं ना। सबसे बड़ी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसे ही व्यास बोलते हैं। और व्यास यही है जो मिडल में आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइन दिखा रहा हूँ। तो इस व्यास की लंबाई d है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो वृत्ताकार पथ का जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल πr² होगा। और r की जगह पे d/2 रख दिया, क्योंकि जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होता है। तो पाई इंटू d/2 होल का स्क्वायर, तो ये आ गया πd²/4। अब आयतन निकालेंगे तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई हो जाएगी। क्या होगी, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो लंबाई को मैंने v क्यों लिया है, क्योंकि v का मतलब देखो, v जो स्पीड है हमारे पवन की वो इतने v मीटर पर सेकेंड है। मैंने माना v मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में v मीटर पवन जो है आ रही है उसके ऊपर। चलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ समझाने का, शायद आप समझ पाएँ इस चीज़ को। कहने का मतलब देखो ये वृत्ताकार पथ दिख रहा है ना, अब यहाँ से पवन आ रही होगी तो एक तरीके से एक सिलेंडर टाइप का ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा इस 3D में थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ऐसे इस तरीके का बन रहा होगा। मतलब 1 सेकेंड में v मीटर यहाँ पे अंदर जा रहा होगा। तो एक सिलेंडर का जो होता है ना ये क्षेत्रफल, इसके अंदर कितना हवा है आखिर में, उसका द्रव्यमान। मतलब 1 सेकेंड में जो वायु प्रवेश कर रही है ब्लेड पे पड़ रही है वो कितने मीटर लंबाई में प्रवेश कर रही होगी, वही तो v मीटर पर सेकेंड है। स्पीड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में कितना वायु उसमें, कितने मीटर वायु उसमें प्रवेश कर रही है। तो उसी स्पीड को हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने लिखा है कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो जब क्षेत्रफल गुणे लंबाई करेंगे तो क्षेत्रफल πd²/4 है, गुणे v कर दिए। v मतलब v मीटर पर सेकेंड जो कि वायु का वेग है। अब इस आयतन को हमने इसमें फॉर्मूले में रखा है, इस वाले फॉर्मूले में रखा है आयतन को। तो द्रव्यमान बराबर आ गया है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व तो मैंने रो मान लिया है, रो, और आयतन ये आया हमारे पास, जो ये आयतन है इसी को उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि जो मान है ना इस द्रव्यमान का, उसको समीकरण नंबर 1 यानी इसमें 1/2 mv² में मैंने रख दिया है। तो जब मैंने रखा है इसकी वैल्यू तो मुझे क्या मिल गई, मुझे मिल गई टोटल पावर π/8 रो d²/v³। ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये मिला है हमारे पास। हमने किया क्या बेटा, हमने सबसे पहले क्या किया कि पवन चक्की की कुल शक्ति को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, जहाँ पे m जो है वायु का द्रव्यमान है, v उसकी गति है। अब वृत्ताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है उसको निकाला मैंने, तो πr² आया मेरे पास। ध्यान दो यहाँ पे πr² आया, πr² आया तो r की वैल्यू मुझे पता है कि d/2 होता है। तो मैंने वैल्यू रखी तो πd²/4 आ गया मेरे पास, πd²/4 आ गया ये। इसके बाद आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो क्षेत्रफल यहाँ पे है, लंबाई का मतलब जो चाल है v मीटर पर सेकेंड, पवन का वेग देख रहे हो यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड। तो वही v मैंने रखा, तो ये हमको आयतन यहाँ से मिल गया, यहाँ से आयतन हमको मिल गया। अब इस आयतन का मान मैंने उठाया है और इस आयतन का मान इस फॉर्मूले में मैंने रखने का प्रयास किया है।
द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन मैंने रखा है, घनत्व मैंने रो माना है और आयतन पाई d² गुणे v जो पहले निकाला था आयतन उसको पुट कर दिया है मैंने। तो मेरा आ गया ये द्रव्यमान का मान। क्या आया? द्रव्यमान का मान। अब ये द्रव्यमान का मान जो आया तो समीकरण नंबर 1 यानी हाफ mv² में मैंने रखा, तो हाफ mv² में m का मान मेरे पास क्या है? m का मान ये निकला था ना, रो पाई d²/4। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, आपको दिखेगा। देखिए ऊपर वही दिख रहा है, वही मैंने पुट कर दिया है। केवल क्या कर दिया? पुट कर दिया, नहीं रख दिया। तो मान रखा तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। टोटल पावर बराबर आ गया, ये टोटल पावर बराबर पाई/8 रो d² इंटू v³ आया। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे आखिर में रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसको समझिएगा। इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो पवन शक्ति है वो घनत्व के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पे घनत्व है ना, टोटल पावर बराबर रो भी है ना, तो यानी पवन शक्ति घनत्व के समानुपाती है। पवन शक्ति जो व्यास है, जो व्यास d दिख रहा है आपको, d दिख रहा होगा, यहाँ पे d दिख रहा है, तो व्यास के वर्ग के समानुपाती है। पवन शक्ति घनत्व के भी समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है। और वायु का जो v है ये वॉल्यूम नहीं है, आयतन नहीं है। v मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर, विंड की वेलोसिटी है, जो स्पीड है उसको बोल रहे हैं। तो पवन शक्ति जो है वेलोसिटी के क्यूब के भी समानुपाती है। तो 3 फैक्ट्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। पवन शक्ति समानुपाती होगी वायु के घनत्व के, पवन शक्ति समानुपाती होगी जो व्यास है उसके वर्ग के समानुपाती, और पवन शक्ति समानुपाती होगी वायु के वेग के तीसरे घात के। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, यानी विंड एनर्जी से क्या फ़ायदे हैं उसको देखते हैं। तो विंड एनर्जी जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं, कभी फिनिश होने वाली ऊर्जा नहीं है, अनलिमिटेड मिलती है, पॉल्यूशन नहीं है कोई, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी देख लेते हैं। तो विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो प्रकृति से हमको मिलती है और इसके लिए हमारी निर्भरता प्रकृति के ऊपर है। तो प्रकृति पर निर्भरता होती है इस एनर्जी के लिए। गति और दिशा जो विंड एनर्जी की है वो स्थिर नहीं रहती। इफ़िशियंसी जो विंड टरबाइन लगते हैं उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम होती है, बहुत महंगा भी आता है, और इसको स्टोर नहीं किया जा सकता विंड एनर्जी को, या स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा सेमेस्टर एग्जाम में कि एरो जनरेटर क्या है, चित्र के साथ समझाइए। एरो जनरेटर क्या है, चित्र के साथ समझाइए। तो उसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। तो एरो जनरेटर में सबसे पहले क्या देखना है, ये देखिए डायग्राम एक बार देख लीजिए। एरो जनरेटर मतलब वही जो विंड टरबाइन है उसी की बात हो रही है। तो बेसिक उसका सिस्टम आपको दिखा देना है। ये दिख रहा है, ये इसमें थोड़ा ब्लर डायग्राम आ गया है, लेकिन इसको आप समझ लीजिएगा भाई, प्रयास करिए। देखिए डायग्राम दिख रहा है। इसमें क्या है कि मैं बता देता हूँ, ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा 360 पे थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा, उससे साफ दिखेगा आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया। अब इसमें समझते हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, देखिए जो सामने सबसे दिख रहा है ना, 2 सेकंड रुक जाइए। ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, सॉरी, और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या है? वो ब्लेड है। क्या है बेटा? वो ब्लेड है। जो ये ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है और नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लेड है। तो रोटर ब्लेड इसको बोलेंगे। रोटर हब विद ब्लेड मैकेनिज्म, तो ये इसको बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन को रोटर हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर हब। इसके बाद ये गियर बॉक्स है हमारे पास, और यहाँ पे जनरेटर लगा है, जो कि ये जो रोटर ब्लेड है ना उसी से जुड़ा हुआ है शेफ्ट के थ्रू। इसको शेफ्ट बोलते हैं। जो डंडी ये दिख रही है ये शेफ्ट है। इसके बाद यहाँ पे जनरेटर लगा है। जनरेटर के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंट्रोल लगा रहता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे नीचे यॉन सिस्टम है, यॉ सिस्टम, YAWSYSTEM, यॉ सिस्टम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। YAWSYSTEM, यॉ सिस्टम। यॉ सिस्टम का मतलब देखो, दिन के हिसाब से, समय के हिसाब से जो वायु की दिशा है ना, विंड की दिशा, जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में विंड फ्लो हो। तो टरबाइन का मुंडी, जैसे हम लोग दाएं बाएं से अपना सर हिला लेते हैं ना, तो टरबाइन में भी एक सिस्टम लगा होता है जिसकी मदद से हम उसको जो उसका सर है, जो ब्लेड की दिशा है, उसको चेंज कर पाते हैं, जिस प्रकार से हम अपना सर हिला पाते हैं। तो वही वाला सिस्टम जिससे कि विंड टरबाइन के ब्लेड की दिशा को हम बदल पाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं यॉ सिस्टम। क्या बोलते हैं? यॉ सिस्टम। समझ में आ रहा है?
अब नीचे देखेंगे तो टावर है, नीचे ग्रिड कनेक्शन है। क्या है? ग्रिड कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो ग्रिड में चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा वो पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। यही डायग्राम इसमें भी है, देखिए यही चीज़ है, सेम चीज़। इसमें आपको रोटर ब्लेड दिख रहा होगा, ब्रेक दिख रहा होगा, गियर बॉक्स है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल है, यॉ सिस्टम है, टावर है, ग्रिड कनेक्शन है, इत्यादि है। तो इसको क्या बोलते हैं? एरो जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? एरो जनरेटर। अब यहाँ नीचे देखेंगे पहले पॉइंट पे तो यॉ सिस्टम है जो मैंने बताया। तो यॉ सिस्टम क्या है? YAWSYSTM ये होता है रोटर को वायु के दिशा में व्यवस्थित करने की तकनीक है। मतलब रोटर उस दिशा में हो जिधर से वायु आ रही है। सेकेंड नंबर पे गियर बॉक्स है। तो ब्लेड के हिसाब से स्पीड को कम या ज़्यादा करने का मैकेनिज्म होता है। मतलब जो स्पीड है, हमारा जो ब्लेड है वो ब्लेड जुड़ा हुआ है शैफ्ट से, और शैफ्ट जुड़ा है हमारे अल्टरनेटर या जनरेटर से। तो शैफ्ट जिस स्पीड से चलेगा उसी स्पीड से जो हमारा जनरेटर है वो भी चलेगा। तो जनरेटर जब चलेगा तो जनरेटर की स्पीड क्या होगी उसको मेंटेन करने के लिए गियर बॉक्स हम लगाते हैं। रोटर ब्लेड, जो ब्लेड वायु जिस पे टकराती है उसे रोटर ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड कनेक्शन। तो उत्पादित विद्युत ऊर्जा को भेजने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। कौन सी व्यवस्था? ग्रिड सिस्टम की व्यवस्था की जाती है। समझ में आया? एक बार देख लीजिए, यही है हमारे पास जनरेटर, एरो जनरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पवन ऊर्जा का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, विंड एनर्जी को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है या बहुत अच्छा इफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको स्टोर करने का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सेमेस्टर में कि पवन ऊर्जा का भंडारण किस प्रकार से किया जा सकता है, समझाइए। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पवन ऊर्जा को विभिन्न रूपों में संग्रहित किया जाता है ताकि ऊर्जा की अधिक मांग होने पर संग्रहित ऊर्जा को प्रदान किया जा सके। पवन ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टोरिंग द विंड एनर्जी। अब देखते हैं कि विंड एनर्जी को स्टोर करने की आवश्यकता क्या है। अधिक मांग व कम उत्पादन की स्थिति में सप्लाई करने के लिए, जब हमारे सिस्टम में एनर्जी की मांग ज़्यादा हो और सप्लाई कम है तो उस समय जो स्टोर की गई ऊर्जा है, जो विंड एनर्जी है, उससे हम लोग एनर्जी को प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे, जहाँ पवन ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र साधन है वहाँ ऊर्जा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब कहीं कहीं ऐसे भी लोकेशन होंगे जहाँ पे केवल विंड टर्बाइन की सहायता से ही एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो मान लो कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब विंड ना बहे तो क्या होगा, तो एनर्जी का जो फ्लो है, जो जनरेशन है, वो बाधित हो जाएगा। तो बाधित ना हो इसके लिए विंड एनर्जी को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि विंड न होने की स्थिति में भी कुछ समय के लिए हम विंड एनर्जी की कंटिन्यूटी को बना के रख सकें। अब देखिए नेक्स्ट, पवन ऊर्जा भंडारण की विधियाँ। अब देखिए जो कुछ विधियाँ हैं पवन एनर्जी को भंडारित करने के लिए, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले नंबर पे है संपीड़ित वायु भंडारण विधि। ये पता होगा आपको, संपीड़ित वायु भंडारण विधि का मतलब कि जो एयर होगा, आप लोगों ने देखा है जब आप अपने टायर में हवा भरवाने जाते हो तो उसमें देखते हो कि सिलेंडर में एयर को कंप्रेस करके रखा जाता है। तो उसी तरीके का एक सिस्टम होता है जिसमें संपीड़ित वायु को हम लोग रखते हैं। ये सारी चीज़ें आप हेडिंग बना के लिखिएगा। अगर मैं समझा रहा हूँ और मैंने जो है अगर नहीं इसमें लिखा हुआ है इस प्रेजेंटेशन में, तो भी आप लिखिएगा। सेमेस्टर एग्जाम में आपको लिखना है। ये लिखिएगा कि जो हमारे पास एक लोहे का सिलेंडर होता है, मेटल का सिलेंडर होता है, जिसमें इंजन की सहायता से वायु को कंप्रेस करके भर देते हैं और वह उच्च दाब पर वहाँ पे स्थिर रहता है। सेकंड है जलकुंड विधि। जलकुंड विधि का मतलब ये हो गया कि जब भी वायु जो हमारे पास है, विंड है, उसकी एनर्जी उपलब्ध है, उस समय टरबाइन चलेगी। जब टरबाइन चल रही है तो उस टरबाइन की सहायता से निचले स्तर पर स्थित पानी को ऊंचले स्तर पर बने कुंड में या एक स्टोरेज टैंक में हम लोग क्या करते हैं, भरते रहते हैं। अब भरेंगे तो होगा ये कि कुछ समय बाद वहाँ पानी भर जाएगा और मान लो हवा अगर नहीं बह रही है तो ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित पानी के पास अधिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और उसको वहाँ से अगर गिराते हैं तो भी टरबाइन चल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या करेंगे कि विंड एनर्जी को इनडायरेक्ट रूप से वाटर के माध्यम से स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। इसमें देखो एक आपको फ्लो डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें दिख रहा है पहले नंबर पे विंड एनर्जी है। पहले नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पे विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी से क्या किया, विंड मिल चलाया हमने,
टरबाइन विंड मिल चलाया, पवन चक्की को चलाया, पवन चक्की से जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है वो बनी, उसकी सहायता से वाटर पंप की सहायता से पानी को क्या किया, वाटर टैंक में जलकुंड में मैंने भर लिया। अब ये जलकुंड में मैंने भर लिया तो जिस समय वायु एनर्जी नहीं रहेगी तो उस समय इसका प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आवेशन, बैटरी आवेशन भंडारण विधि। ये क्या है, बैटरी आवेशन भंडारण विधि क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें देखेंगे अगर तो जो विंड एनर्जी है उसको विंड मिल की सहायता से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि विंड मिल या पवन चक्की है उसके ब्लेड पे जब विंड पड़ती है तो वो घूर्णी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और घूर्णी ऊर्जा क्या है, एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल ऊर्जा है। उस यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग डीसी जनरेटर को चलाएंगे, तो डीसी जनरेटर को जब चलाएंगे तो डीसी करंट बनेगा, डीसी करंट का फ्लो होगा, उस डीसी करंट के फ्लो से बैटरी को चार्ज कर लेंगे। तो इस प्रकार से भी बैटरी आवेशन की भंडारण विधि हम उपयोग में कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट विधि हमारे पास है ऊष्मीय ऊर्जा भंडारण विधि, मतलब हीट के रूप में भी एयर या विंड एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पवन चक्की द्वारा निर्गत मैकेनिकल एनर्जी के घर्षण प्रभाव द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और उस ऊष्मा से पानी को गर्म किया जाएगा और पानी को स्टोर करके रखा जाएगा। देखो ये विधि जो है ना, ये बहुत अच्छी विधि नहीं है जिसमें कि पानी को गर्म करके रखा जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ पानी के अंदर की जो गर्माहट है वो निकल ही जानी है। कितना भी अच्छा हम इंसुलेशन अगर प्रोवाइड करा दें तो भी दिक्कत ये पैदा होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण विधि। इसमें क्या है, विद्युत अपघटन टैंक में डीसी करंट द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करके भंडारित किया जाता है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण विधि में क्या किया जाएगा कि जो करंट हमारे पास बना है, आवेशन भंडारण विधि हमने पहले पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि जनरेटर के सहायता से क्या हो रहा है, जनरेटर को विंड टरबाइन से कनेक्ट कर दिया गया है और विंड टरबाइन जब चल रहा है, विंड मिल या पवन चक्की की चलने के साथ साथ विंड टरबाइन भी चल रहा है और टरबाइन के साथ जनरेटर और जनरेटर से डीसी एनर्जी बन रही है। उस डीसी इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करा देते हैं पानी का, और पानी के विद्युत अपघटन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाता है। तो उसमें से जो हाइड्रोजन होगा उसको एक टैंक में हम लोग इकट्ठा करते जाएंगे और इस प्रकार से क्या होगा, वो हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा या हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडारण विधि कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है भूतापीय ऊर्जा। इतना हो गया बेटा, जो विंड एनर्जी है उसमें इतना सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चंस आएंगे और इसको देख के जाइएगा, इस तरीके से देख के जाइएगा। जो एरो जनरेटर मैंने बताया उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाना है आपको। एक बड़े फुल जो एक पेज है ना, उस पेज पे पूरा बना दीजिएगा ये डायग्राम। एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ईजी है, बन जाएगा। और जो कंटेंट मैंने बताया उसको लिखना है। कुछ हेडिंग्स मैंने बताया उसमें एक्सप्लेन किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी केवल हेडिंग डाल के ही चले आना है, उस पर लिखना है, 7-8 लाइन ऐसे लिख देना है। जो मैं समझा रहा हूँ, जो समझ रहे उसी को लिख देना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है भूतापीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी। तो जियो थर्मल एनर्जी का एक मोटा मोटा हिसाब किताब है, इसको समझ लो आप कि आखिर होता क्या है। ये समझ लो कि जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी ऊपर से ठंडी दिखती है, ठंडी है बिल्कुल, और ताप में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो देखिए पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसके नीचे जब जाएंगे, क्रस्ट के नीचे, तो मेंटल मिलेगा आपको, और मेंटल के नीचे बिल्कुल बीचों बीच में चले जाएंगे पृथ्वी के तो कोर मिलता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं गहराई में, तो वैसे वैसे जो तापमान है उसमें वृद्धि होती रहती है। और कोर में क्या है, कोर में तापमान अति उच्च है, बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा उच्च तापमान है कोर में कि वहाँ पे जो चट्टान या जो भी वहाँ पे है ना, चट्टान वगैरह, वो सब पिघले हुए फॉर्म में होते हैं, मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, गले हुए फॉर्म में होते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी रहती है। तो जियो थर्मल एनर्जी का जो कंसेप्ट है यही कहता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ साथ जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उस टेम्परेचर का उपयोग करके हम लोग अगर एनर्जी को जनरेट कर पाएँ तो इसी सिस्टम को जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब इसका मोटा मोटा हिसाब समझ लो कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं। तो डायरेक्टली एक जो ताप युग्म का सिस्टम सुने हो, ताप युग्म मतलब क्या होता है कि जो दो मेटल के बने हुए पीसेज रहते हैं, उनका दोनों जो सिरा है उसको अलग अलग ताप पे रखेंगे अगर, तो उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। तो उसका उपयोग करके भी हम करंट का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि धरती के अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं तापमान बढ़ रहा है और सतह पे तापमान अलग है, तो ताप का अंतर मिलेगा। तो ताप युग्म की सहायता से भी हम लोग एनर्जी का
इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी में गहराई के साथ साथ अगर ताप बढ़ रहा है और हमको पता है कि पृथ्वी के अंदर पानी भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी सिचुएशन बनता होगा कि वो ताप और वो पानी इस तरीके से मिलते होंगे कि पानी भाप में बदल जाएगा। तो उस वहाँ से हम लोग भाप लेके स्टीम टरबाइन को चला सकते हैं। तो स्टीम टरबाइन को चलाएंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो भूतापीय एनर्जी को जो है हम अलग अलग तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जियोथर्मल एनर्जी में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हाइड्रोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज हैं। दूसरे नंबर पे जियो प्रेशर रिसोर्सेज है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज, मतलब जो पानी है, गर्म पानी जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी की गर्मी के कारण जो पानी पृथ्वी के अंदर गर्म रूप में स्टोर है, उसकी बात कर रहे हैं। जियो प्रेशर एनर्जी, तो जियो प्रेशर एनर्जी का मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे जो दाब है वो भी बढ़ता जाता है। तो कहीं पे बहुत ही प्रेशर में, बहुत ही कंप्रेस्ड नेचर में जो है पानी स्थित है या जो स्टीम है वो स्थित है। हॉट ड्राई रॉक रिसोर्स, हॉट ड्राई रॉक रिसोर्स का मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर कुछ रॉक्स ऐसी हैं ना जो गर्मी के कारण बिल्कुल तप्त हैं, तो वो तप्त हैं तो उसके ऊपर जो पानी है वो बिल्कुल स्टीम के रूप में है, और वो स्टीम इस तरीके से बिल्कुल ड्राई है, उसमें एक भी % जो वाटर है वो कंटेंट नहीं है, तो उसे बोलेंगे हॉट ड्राई रॉक रिसोर्स। और चौथे नंबर पे मैग्मा रिसोर्स है। मैग्मा मतलब सबसे गर्म जो सेक्शन है वो मैग्मा ही है। मैग्मा मतलब बिल्कुल गर्म। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले नंबर पे है जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या है? पृथ्वी के अंदर की ऊष्मीय ऊर्जा जिन रूपों में प्राप्त होती है जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। और ये ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? जो ऊपर हमने पढ़ा वही हो सकते हैं, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, जियो प्रेशर एनर्जी, हॉट ड्राई रॉक एनर्जी और मैग्मा। दूसरे नंबर पे है मैग्नेटिक स्टीम किसे कहते हैं? देखो ये ऐसे टर्म्स हैं जिस पे पूछा जा सकता है कि इस पे टिप्पणी करिए, इसके बारे में बताइए। तो इसकी परिभाषा जब जानते रहोगे तो ही लिख पाओगे। तो देखिए सेकंड नंबर पे हमारे पास है मैग्नेटिक स्टीम, यानी पिघली चट्टानों वाली भाप। अब ये क्या है कि जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पिघल जाती हैं तापमान के कारण, टेम्परेचर के कारण, तो चट्टानें पिघलने के बाद क्या करती हैं? उन चट्टानों से भाप निकलता है, उन चट्टानों का भाप निकलता है, वो चट्टानें ही वाष्पित होती रहती हैं। तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक स्टीम। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक स्टीम। पिघली चट्टानों से निकलने वाली भाप को बोलते हैं मैग्नेटिक स्टीम। ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक स्टीम क्या है? पृथ्वी के अंदर जो पिघली चट्टानें हैं उससे निकलने वाले भाप को बोलते हैं मैग्नेटिक स्टीम। तीसरे नंबर पे है मीटियोरिटिक स्टीम। ये क्या है? तो पिघली चट्टानों के उष्मा से, ध्यान देना, पहले मैग्नेटिक जो स्टीम था वो पिघली चट्टानों से निकलने वाले भाप को बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मीटियोरिटिक जो स्टीम है वो क्या है? वो पिघली चट्टानों की उष्मा के कारण जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित पानी है वो गर्म होकर जो भाप में बदलता है, उस पानी वाले भाप को हम लोग बोलेंगे क्या? मीटियोरिटिक स्टीम बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अंतर समझ में आया आपको कि मैग्नेटिक स्टीम और मीटियोरिटिक स्टीम में अंतर क्या है? मैग्नेटिक स्टीम जो चट्टानें पिघल गई हैं उससे डायरेक्ट जो भाप निकल रहा है, चट्टानें ही भाप के रूप में जो निकल रही हैं, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक स्टीम। और मीटियोरिटिक स्टीम उन जो पिघली चट्टानें हैं तो उन चट्टानों के ताप के कारण पृथ्वी के अंदर स्थित पानी वाष्प में बदलती है, उस वाष्प को बोलेंगे हम लोग मीटियोरिटिक स्टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है या जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज क्या हैं उसको बताइए। तो उसमें आपको आंसर बताना है। तो जियोथर्मल एनर्जी आप बता दोगे क्योंकि ऊपर ही मैंने बताया है कि पृथ्वी के अंदर की ऊष्मीय ऊर्जा जिन रूपों में प्राप्त होती हैं जियोथर्मल एनर्जी कहलाती हैं। और 4 प्रकार से इसको लिख दीजिएगा, हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशर, हॉट ड्राई रॉक और मैग्मा। अब जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज क्या हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी के अंदर वे अति गर्म पदार्थ, अब गर्म पदार्थ में क्या क्या है? पत्थर हो सकता है, पानी हो सकता है, गैस हो सकता है, जिनमें अपार ऊष्मीय ऊर्जा समाहित है, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ बिल्कुल ऊष्मा को लेके धारण करके रखे हुए हैं उसे ही हम बोलेंगे कि उसमें ऊर्जा है, जो है उसमें है, और उसे ही भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हम कहते हैं। ये निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पनतापीय स्रोत अथवा जल ऊष्मीय स्रोत, यानी हाइड्रोथर्मल जो सोर्सेज हैं वो हैं पृथ्वी के अंदर। पन ताप यानी पानी में ताप स्थित है, उस वाले ताप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
सेकेंड नंबर पे है, अब इसी में देखो पहले नंबर पे ही पनतापीय स्रोत अथवा जल उष्मीय स्रोत है, इसी में 3 कैटेगरी डिवाइड कर दिया है। ए पे है वाष्प प्रधान स्रोत, जिसमें वेपर बहुत ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा होगा। द्रव प्रधान स्रोत लिक्विड होगा, लिक्विड मतलब वो गर्म लिक्विड मिलेगा आपको। और सी है गर्म पानी का स्रोत, उसमें क्या होगा, गर्म पानी मिलेगा आपको। अब समझने की बात यह है कि जो वाष्प प्रधान स्रोत है इसमें तापमान ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वाष्प में तापमान ज़्यादा होता है। बी है द्रव प्रधान स्रोत, अब इसमें क्या होगा, इसमें भाप और लिक्विड का मिक्सचर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, वाष्प से कम होगा। और गर्म पानी स्रोत का मतलब इसमें पानी गर्म मिलेगा, ये तीनों में सबसे ठंडा होता है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं हम लोग, तो भूदाब स्रोत, जियो प्रेशर सोर्स, भूमि के अंदर अधिक गहराई में स्थित जल का दाब अधिक रहता है, इसमें मीथेन अधिक मात्रा में घुली रहती है, इसे मीथेन प्रधान स्रोत भी कहते हैं। यानी भूदाब स्रोत को मीथेन प्रधान स्रोत इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ जैसे नीचे जाते हैं तो वहाँ पे दाब बढ़ता जाता है, तो पृथ्वी के बिल्कुल गहराई में स्थित जो पानी है वो उसमें दाब अधिक रहता है और वहाँ पे मीथेन गैस की भी प्रबलता पाई जाती है। चूँकि अधिक गहराई में स्थित जल में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे मीथेन प्रधान स्रोत भी कहते हैं। और किसकी बात हम कर रहे थे, भूदाब स्रोत, जियो प्रेशर सोर्स की बात हम कर रहे थे। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है गर्म शुष्क सैल चट्टान वाला स्रोत, ड्राई रॉक सोर्स जिसे बोल रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर गर्म शुष्क चट्टान के रूप में उपस्थित रहता है जहाँ पानी नहीं रहता। मतलब पृथ्वी के अंदर भाई चट्टानें भी होंगी, पृथ्वी के अंदर वो चट्टानें ऐसे होंगी कि बिल्कुल गर्म होंगी और उसके आसपास पानी का सोर्स नहीं होगा, तो उस चट्टान को बोलेंगे शुष्क। इसलिए तो शुष्क बोल रहे हैं, ड्राई बोल रहे हैं, ड्राई रॉक बोल रहे हैं, क्योंकि वो रॉक जो गर्म रॉक होगा वो शुष्क होगा, सूखा होगा, वहाँ पानी का स्रोत नहीं होगा। तो पृथ्वी के अंदर गर्म शुष्क चट्टानों के रूप में उपस्थित रहता है और वहाँ पानी नहीं रहता। गर्म शुष्क जो सैल चट्टान है इसका तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 290 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ध्यान रखने वाली बात है। हो सके तो इसको नोट्स बनाते चलिएगा, थोड़ा पॉज करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए आराम से, समझ रहे हैं, या तो फिर स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से आप लेते रहो और 360 पे देखिएगा, साफ दिखेगा आपको। नेक्स्ट है पिघली चट्टानों वाले स्रोत। अब जो चट्टानें गर्म हैं उससे और गहराई में आएंगे तो जो चट्टानें हैं वो पिघल चुकी होंगी, ठीक है। जो पिघल चुकी चट्टानें होंगी उसका तापमान 650 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको। और उसके बाद एक आता है हमारे पास ज्वालामुखी स्रोत। ज्वालामुखी स्रोत ये वोल्केनिक सोर्सेज होते हैं। तो वोल्केनिक सोर्सेज का मतलब यहाँ पे तापमान और भी ज़्यादा होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान हमको देखने को मिलता है। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा के गुण क्या हैं, तो इनके गुण आपको देखने को मिलेंगे कि रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं ये। सेकेंड नंबर पे है यह ऊर्जा लगातार प्राप्त होती रहती है, मतलब जो भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है, वो पृथ्वी में लगातार मिलती रहती है। अगर इसका हम लोग शोषण कर पाएँ, दोहन कर पाएँ तो ये संभव है कि इससे हम लगातार एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि जो जियोथर्मल एनर्जी है ऐसा नहीं है कि किसी समय पे ज़्यादा मिलेगी जियोथर्मल एनर्जी, किसी समय पे कम मिलेगी। मतलब पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा उसी रूप में पड़ी हुई है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कोई सिस्टम मैकेनिज्म लगा के उसका प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए और सब एनर्जी की बात करें, विंड और सोलर की बात करें, तो उसके रिलेशन में ये जो सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी सोर्स है वो ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि इसकी निरंतरता यानी जियोथर्मल एनर्जी की निरंतरता बनी रहती है। जहाँ पे विंड और हम सोलर एनर्जी की बात करें तो इसकी निरंतरता नहीं बनी है, मौसमी दशाओं पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि पॉल्यूशन कम होता है, तो जियोथर्मल एनर्जी से पॉल्यूशन की समस्या भी जो है कम होती है। नेक्स्ट है सस्ती ऊर्जा है, ये ऊर्जा सस्ती है। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा के दोष क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। अब अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी, तो उसको देख लेते हैं। उचित भूतापीय क्षेत्र बहुत कम प्राप्त होता है, मतलब ऐसा क्षेत्र बहुत कम मिलता है जहाँ से हम लोग पृथ्वी के अंदर उपस्थित जियोथर्मल एनर्जी को ले पाएँ। क्योंकि हर जगह हम प्रयास अगर करें ना कि हर जगह जो है पृथ्वी में गड्ढा करके हम जियोथर्मल एनर्जी को वो कर लें तो नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं हो पाता। एक उचित गहराई, एक उचित स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पे हमको ये एनर्जी मिल पाए। नेक्स्ट है ज़मीन में गहराई करना एक कठिन व महंगा कार्य है, सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो प्रक्रिया भेदन और छेदन की प्रक्रिया है, मतलब बोरिंग और ड्रिलिंग की जो प्रक्रिया है पृथ्वी के अंदर, उससे क्या होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है भूमि से कुछ विषैली गैसें भी निकलती हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर भेदन और छेदन यानी बोरिंग और ड्रिलिंग करेंगे तो पृथ्वी के अंदर अगर कुछ जहरीली गैसें स्टोर हैं तो वो उस माध्यम से भी निकलने का चांस उसमें रहता है। नेक्स्ट है
कार्यस्थल पर भूमि धंसने का खतरा रहता है। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं, तो ये भी संभावना बन जाती है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ की धरती नीचे क्या हो जाए, धंस जाए। और जियोथर्मल एनर्जी वाली जो सिस्टम्स है ना, तो इसकी जो दक्षता है, जो इफिशियंसी है, वो कम ही होती है, ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से आप लिखोगे आंसर में, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आ गया तो जो मैंने बताया उसको लिखना है, वैसे ही लिखना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। जो मैंने बताया जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें लिखना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगा धीरे धीरे। देखिए करना क्या है, वीडियो को कंटिन्यूस 1-2 बार देखिए, प्रयास करिए कि खुद नोट्स बनाइए एक अपना। ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा रहा हूँ उसको समझिए, केवल खुद का एक नोट्स बनाइए, उसमें की पॉइंट लिखिए। देखिए नोट्स अलग चीज़ है, नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं, और एग्ज़ाम में लिखने का मतलब वो अलग चीज़ है। एग्ज़ाम में हम सारी चीज़ों को लिखते हैं जो समझ चुके होते हैं, और नोट्स का मतलब केवल एक ऐसा हिंट कि एग्ज़ाम के समय पे एक बार रिवाइज़ कर लें तो जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएँ, रिफ़्रेश हो जाएँ, बस यही होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो और वीडियो देख रहे हैं आप, तो हम मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी बिल्कुल आप फ्री तरीके से लिखिएगा। धन्यवाद।